शादी के बाद कॉलेज में पहला दिन। प्रिया एक गांव में रहने वाली थी, जिसके चलते उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उसकी शादी एक रविंद्र नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन से हो जाती है और वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और वो चाहता था कि उसकी शादी एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की के साथ हो। लेकिन उसकी माँ हमेशा ही गांव की सिंपल लड़की चाहती थी, जिसके चलते प्रिया को पसंद किया था। एक दिन प्रिया और रविंद्र पार्टी में जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वापस भी आ जाते हैं। तभी संगीता उन्हें रोक कर कहती है, ये क्या बेटा, तुम लोग अभी तो पार्टी के लिए निकले थे और तुरंत वापस आ गए, सब कुछ ठीक तो है ना? यह तो माँ, यह गवार लड़की से शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। कहाँ मैं इतना पढ़ा लिखा और यह कहाँ 12वीं पास। जहाँ जाओ वहाँ पढ़ाई के नाम पर मेरी बेइज्जती होती है और कुछ तो होता ही नहीं। बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? पार्टी में खाने पीने की जगह क्या बहू की सर्टिफिकेट मांगने लगे थे सब लोग, जो तू इतना भड़क रहा है? माँ, कौन कितना पढ़ा लिखा है यह जानने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। इंसान का नेचर से ही पता लग जाता है कौन कितना पढ़ा है और कौन कितना नहीं। इसका मतलब यानी मेरा भी बोलने का तरीका बता देता होगा कि मैं 5वीं पास हूँ। ओह माँ, हर चीज में आप अपने आप को बीच में ले आती हो। मैं यहाँ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूँ, जिसे चुनने में आपने गलती की है और जल्दीबाजी में तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। बेटा ये तेरी गलत फहमी है कि तेरे लिए लड़की चुनने में गलती कर दी, क्योंकि इस बार तो कोरे कागज पर लिखवा लो, इस लड़की से बेहतर तुझे कोई भी लड़की नहीं मिल सकती तेरे जीवन साथी के रूप में। रहने दो माँ, आपसे बात करना यानी पत्थर से अपने सर में मारने के बराबर है, क्योंकि आप कभी अपनी गलती मानोगी नहीं और यह आपकी लाडली बहू है ना, इसलिए तो आप मेरे तो सुनोगे ही नहीं। देख रविंद्र, अब बहुत हो गया, तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तू इतना गुस्सा हो रहा है? कुछ नहीं माँ, पार्टी में सब लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे। जैसे ही मेरे दोस्त ने इंग्लिश में प्रिया से कुछ पूछा तो वह उसका जवाब नहीं दे पाई, बल्कि राजा हरिश्चंद्र के तरह सबको बताते फिर रही है कि मैं तो 12वीं पास हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। इसी बात पर मेरा सब लोगों ने पार्टी में बहुत मजाक उड़ाया और माँ, इसलिए मुझे जल्दी वापस आना पड़ा। बेटा तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए था। ऐसे बहू को चोरी छुपे घर लेकर नहीं आना चाहिए था। ऐसा करके तुम उन लोगों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती की है। और माँ, इसने सबके सामने मुंह खोलकर हमारी बेइज्जती करा दी, उसका क्या करूँ? आप दोनों सास बहू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मन तो करता है कि यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँ आप दोनों को छोड़कर। रविंद्र इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। प्रिया के कम पढ़े लिखे होने के कारण रविंद्र प्रिया से सीधे मुंह से बात तक नहीं करता था। एक दिन प्रिया की सहेली सीमा उससे मिलने उसके ससुराल आती है। उसका इतना बड़ा आलीशान बंगला देखकर वो तो तंग ही रह जाती है। प्रिया को गले लगाते हुए बोलती है, यार तेरा घर तो बहुत सुंदर है। घर नहीं बल्कि महल है, महल। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो गांव में थी ना? हाँ यार, गांव में तो थी, लेकिन जैसे ही तेरी किस्मत यहाँ ले आई वैसे भी मेरी किस्मत यहाँ ले आई है। मेरे पति को यहाँ बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। जैसे तैसे करके मैंने एक एड्रेस ढूंढा और यहाँ आकर सबसे पहले तुझसे ही मिल रही हूँ। रविंद्र जी, ये मेरी दोस्त सीमा है, इसके पति की यहाँ बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब ये भी शहर में रहेगी। तो इसमें नया क्या है? यह भी तुम्हारी तरह गवार ही है ना, तो परी रहेगी शहर के किसी कोने में। यार मुझे लगता है तेरे और तेरे पति के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो किस तरह से बात करता है, तुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तुम बता सकती हो। आखिर क्या बात है? मेरे पति को एक अच्छी पढ़ी लिखी और अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए थी, लेकिन मैं कम पढ़ी लिखी हूँ ना, इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें तेरी कहाँ गलती है? तू तो पढ़ने में कितनी तेज है। तेरे माँ बाप के जाने के बाद अगर तेरे चाचा जी ने तुझे नहीं पढ़ाया तो इसमें तेरा दोस्त थोड़ी ना है। और अगर तेरे पति को कम पढ़े लिखे में इतना ही तकलीफ होती है तो तुझे कॉलेज में वापस से पढ़ाई लिखाई शुरू क्यों नहीं करा देते?
मैं जानती हूँ, लेकिन अगर अब कॉलेज जाऊँगी तो उन्हें लगेगा उनकी स्टैंडर्ड मैं गिरा रही हूँ। और वैसे भी मेरी सासू माँ को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी। उन्हें लगता था ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की अगर मेरे घर में आएगी तो घर को संभालने की जगह घर को तोड़ देगी। अब तक दूसरे के बारे में सोचेगी, अभी तो अपने बारे में सोचो। पति की बात मानती हो तो सास दुखी, सास की बात मानती हो तो पति दुखी। तू तो पढ़ाई में कितनी अच्छी है, तू तो सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रही थी, लेकिन सब कुछ तेरे चाचा जी ने खराब कर दिया। खैर तेरी लाइफ है, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बस इतना ही कहूँगी कि अपनी ससुराल वालों को असलियत बता दे। प्रिया और उसकी सहेली की बातें उसकी सास सुन लेती है और सीमा के जाने के बाद अपने बहू के पास आती है और बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, मुझे नहीं पता था तूने मेरे कारण अपने पढ़ाई के अरमानों को दबा कर रखा हुआ था। अपनी पति से बेइज्जती करवाती है। अब किसी को बुरा लगे या अच्छा, लेकिन मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगी। संगीता अगले दिन एक प्रोफेसर को कॉल करती है जो कि उसका पति का दोस्त होता है और प्रिया का एडमिशन कॉलेज में करवा देती है। इसके बाद प्रिया रोज कॉलेज आना शुरू कर देती है, साथ ही ऑनलाइन इंग्लिश की क्लासेस भी लेती है ताकि वो अपनी पति के स्टैंडर्ड की हो सके। लेकिन रविंद्र इस बात से अनजान था। एक दिन वो अपने दोस्त के भाई को अपने बीवी प्रिया के साथ देख लेता है और उसके जाने के बाद उसके पास आता है और बोलता है, तेरे साथ वो लड़की कौन थी? क्या तू उसे जानता है? हाँ भाई जानता हूँ, वह मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती है और मेरी क्लासमेट भी है। अभी हाल ही में एडमिशन करवाया है। इसकी नेचर बहुत अच्छी है। देख भाई, मैं तो तुझे इतना ही कहूँगा कि तू इस लड़की से दूर रह। लेकिन क्यों भाई? अगर इस लड़की के करीब आता हूँ तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो उसके पति को होनी चाहिए ना। मैं ही हूँ इसका पति। आगे से उसके आसपास भी दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल यहाँ से। रविंद्र इतना कहकर गुस्से में घर चला जाता है और अपने माँ और पत्नी को बुलाकर उससे बोलता है, माँ आपको यह पता है आपकी यह बहू कॉलेज जाने वाली बहू हो गई है। आजकल आपसे चोरी छुपे कॉलेज जा रही है। जरा इससे पूछिए इस उम्र में कॉलेज जाने की क्या जरूरत पड़ गई? इन्हें किसने कहा था? बहू को कॉलेज जाने के लिए मैंने ही कहा है, यहाँ तक कि कॉलेज में एडमिशन भी मैंने ही करवाया है। माँ आप क्या कह रही हो? अभी मेरे दोस्तों ने मेरे कम बेइज्जती की थी क्या जो आप और करवाने में लगी हुई हो? देख बेटा, वैसे भी बहू के साथ उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। उसकी पढ़ाई को उससे रोक कर उसके साथ दोबारा वही मत कर। माँ मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? आपको अच्छा लगेगा क्या जब आपको यह बोलकर चिढ़ाएंगे कि इस उम्र में आपकी बहू कॉलेज जा रही है? जिसको नहीं भी पता होगा ना उसको भी पता लग जाएगा कि आपकी बहू कम पढ़ी लिखी है। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी बहू की खुशी से फर्क पड़ता है। उसे पढ़ाई का शौक है, उसे जरूर मैं पढ़ाऊंगी और कॉलेज में जरूर भेजूंगी। जब इसे पढ़ाई करने की इच्छा हो तो यह 12वीं पास करके घर में नहीं बैठी होती, बल्कि आगे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती, जो अब आप इस उम्र में जबरदस्ती करवा रही हो। ये सब झूठ है। इसकी पढ़ाई रुकने के पीछे तुझे इसकी सच्चाई का नहीं पता, इसीलिए तू ऐसा बोल रहा है। अच्छा माँ, तो बताइए क्या है सच? क्यों उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की? रविंद्र के पूछने पर संगीता उससे सारी सच्चाई बता देती है कि किस कारण प्रिया की पढ़ाई बीच में ही रोक दिया गया था। ये सुनकर रविंद्र को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बर्ताव पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और उस दिन के बाद से वो प्रिया को कभी नहीं कॉलेज जाने से रोकता कि उसकी आगे की पढ़ाई पूरी करवाने में उसकी साथ दे। इसी स्कूल की क्लासरूम में राधिका नाम की एक स्टूडेंट सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठकर अपने नवजात बच्ची को दूध पिला रही थी। बच्ची प्लीज रोना मत, घर जाकर हम लोग खेलेंगे। क्लास के टीचर ने पीछे पलट कर देखा तो इतने में ही जल्दी से राधिका ने उस बच्ची को अपने स्कूल बैग के अंदर पैक कर दिया। टीचर भागकर उसके पास आई। राधिका, मैं अक्सर सुनती हूँ तुम्हारे पास से ही किसी बच्चे की रोने की आवाज आते रहती है। क्या तुम स्कूल में मोबाइल लेकर आती हो? राधिका डर गई क्योंकि इस बार टीचर बहुत ज्यादा ही गुस्से में थी। सभी बच्चे उसी की तरफ देख रहे थे। नहीं मैम, मैं मोबाइल लेकर नहीं आती हूँ।
मुझे समझ में नहीं आती, तुम इतना बड़ा बैग लेकर आती ही क्यों हो? आज मैं तुम्हारा बैग चेक करूंगी। दिखाओ अपना बैग। मैम, बैग में बड़ा सा टिफिन है, इसीलिए मुझे बड़ा बैग लाना पड़ता है। मेरी माँ ढेर सारा खाना भरकर दे देती है। तभी उसकी क्लास में एक लड़की सीमा ने बोली, तो राधिका दिखा दो ना अपना टिफिन। पिकनिक वाले दिन हम सबको खाना खिलाई थी इसने मैम। इसका टिफिन चेक कीजिए, बहुत मस्त खाना होगा इसमें। टीचर ने जबरदस्ती उसका बैग छीन लिया। जैसे ही टीचर ने बैग का चैन खोली तो उसमें एक नवजात बच्ची रोते हुए दिख रही थी। यह देखकर पूरी क्लास दंग रह गई। टीचर की तो आंखें बड़ी हो गई। अब समझ में आया कि बच्ची की रोने की आवाज क्यों इसके बैग से आती थी। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाती हूँ। राधिका वहीं रोने लगी, लेकिन यह बच्चा आखिर आया कहाँ से? इसके बाद राधिका के साथ क्या होने वाला था, ये सब जानने से पहले इस कहानी को शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ महीने पहले राधिका जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसके माँ बाप और भैया भाभी सब वहीं पर मौजूद थे। अरे राधिका, आज तुम पिकनिक पर जा रही हो ना, तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? भाभी, हमारे स्कूल की बस 7 बजे निकलेगी पिकनिक के लिए। शाम तक जल्दी वापस भी तो आना है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए यह बड़ा सा टिफिन तैयार किया है। आज तुम स्कूल बैग नहीं बल्कि यह बड़ा वाला बैग लेकर जाओ, ताकि टिफिन इसमें अच्छे से आ जाए। खैर, राधिका ने उस बड़े से बैग में बड़ा वाला टिफिन रखा और स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल पहुंचते ही सारे बच्चे वहां पहले से ही मौजूद थे। स्कूल बस भी तैयार थी। राधिका, तुम्हारी वजह से ये बस अभी तक रुकी है। तुम इतनी देर क्यों कर दी? क्या बताऊं यार, ये बैग देख रही है, इसमें बड़ा सा टिफिन भेजा है मेरी माँ ने तुम सबके लिए। चलो चलो बच्चों, बातें बाद में करना, जल्दी से बस में चढ़ जाओ। सारे बच्चे बस में चढ़ गए। बस चलने लगी। थोड़ी ही देर में वह बस एक चिड़ियाघर में पहुंची। वहां पर उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े खूबसूरत जानवर और पक्षी देखे। यार मैं अपनी जिंदगी में पहली बार शेर देख रही हूँ। कितना खतरनाक लगता है, फोटो में तो बड़ा क्यूट लगता है। चलो बच्चों, जल्दी से बस में चढ़ जाओ। अब हम संजय वन के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी बच्चे एक बार फिर से बस में चढ़ गए। लगभग 2 घंटे के सफर में संजय वन पहुंच गए। बच्चों, सब लोग एक साथ रहना, यह जंगल भूल भुलैया से भरा है। पहले राधिका ने अपना टिफिन सभी दोस्तों को खिलाया। उसके बाद सब इधर उधर जंगल में घूमने लगे। तभी अचानक राधिका को दूर कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। राधिका अकेले ही उस पेड़ के पास पहुंच गई। उसने देखा कि एक पेड़ में चमकता हुआ फल लगा हुआ था। ये फल तो कुछ अलग लग रहा है। अगर मैं इस फल को खा लूं तो मैं भी इस फल की तरह चमकने लगूंगी। राधिका ने पेड़ पर चढ़कर वह फल तोड़ा और उस फल को खा गई। तभी अचानक उसके पेट में दर्द उठने लगी। दर्द की वजह से उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में उसने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया। यह घटना राधिका को चौंका देने वाली थी। ये क्या हो गया? ये मेरे कोख से ये बच्ची कैसे पैदा हो गई? अब मैं क्या करूं? इस बच्ची को यही छोड़ दूं या नहीं, बेचारी कितनी मासूम लग रही है। धीरे धीरे मेरी ममता भी जाग रही है। ऐसा करती हूँ, इसे बैग में रख लेती हूँ। उसने अपनी बच्ची को बैग के अंदर रखा ही था कि तभी उसके सारे दोस्त आ गए। राधिका, मैम ने बोला था कि सब लोग एक साथ रहना, तो यहाँ अकेले क्या करने आई है? हम घर जाने के लिए कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चल यहाँ से। राधिका वह बैग संभालकर अपने पीठ पर टांग ली और उन लोगों के साथ चल पड़ी। शाम को सभी बच्चे अपने अपने घर लौट आए। घर आते ही राधिका सबसे पहले अपने कमरे में गई और बैग खोली। उसने अपने बच्ची को दूध पिलाया और उसके साथ खेलने लगी। अगर इस बच्ची के बारे में मम्मी पापा भैया या भाभी किसी को भी पता चल गया तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। उन्हें समझा भी नहीं पाऊंगी कि ये बच्ची मेरी कोख से कैसे पैदा हुई। इतने में ही उसकी भाभी ने दरवाजा खटखटाया। अरे राधिका, तू तो आते ही कमरे में घुस गई। चलो, सासू माँ बुला रही है, खाना खाते हैं। हाँ भाभी, बस कपड़े चेंज करके आती हूँ।
राधिका ने अपनी बच्ची को जल्दी से बैग के अंदर छुपाकर अलमारी में रख दिया और कपड़े बदलकर और अपने परिवार के साथ खाना खाने लगी। और राधिका, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल का टूर? एडवेंचर किया या नहीं? एडवेंचर तो मेरे साथ हुआ है। मतलब? अरे मतलब एडवेंचर तो हम सभी बच्चों के साथ हुआ है। संजय वन में मैंने ऐसा फल देखा जो चांद की तरह चमक रहा था। इतने में ही बच्चे की रोने की आवाज सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अरे राधिका, बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? यह आवाज तो तेरी कमरे से ही आ रही है। अब राधिका की सांस तेज चलने लगी, तभी उसने एक बहाना बना दिया। अरे माँ, ये तो मेरे मोबाइल की रिंगटोन है, शायद किसी का फोन आ रहा होगा, मैं देख कर आती हूँ। इतना बोलकर राधिका तुरंत अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और बैग से बच्ची को निकाली। तब जाकर वो शांत हुई। मैं इस बच्ची को घर में नहीं रख सकती, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, घर के पीछे वाले बगीचे में कहीं छुपा देती हूँ। राधिका वो बैग लेकर खिड़की के रास्ते के बाहर कूद गई। घर के पीछे बने एक बगीचे में जाकर, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, ये यहाँ सुरक्षित रहेगी। बैग रखकर जोरों से भागी और खिड़की के रास्ते से फिर से घर वापस आ गई। अरे राधिका, बड़ी देर लगा दी तूने, और तेरे चेहरे से इतना पसीना क्यों निकल रहा है? भैया, स्कूल की तरफ से फोन आया था। पहले मैंने सोचा कल छुट्टी होगी, लेकिन एग्जाम होने की वजह से कल स्कूल खुला है। बस यही सुनकर मेरी हालत खराब हो गई और चेहरे से पसीना आने लगा। तो इस तरह उसने अपने परिवार को बेवकूफ बना दिया। रात में सभी लोग सो गए तो चुपके से वह फिर से खिड़की के रास्ते से उस बगीचे में गई और अपनी बच्ची को दूध पिलाने लगी। वो घंटे उसके साथ खेलती। सुबह के 4 बजे फिर से अपने बच्ची को झोपड़ी में छुपाया तो सुबह उसकी भाभी ने उसे जगाया। अरे राधिका, तुझे तो आज स्कूल जाना था ना? राधिका की नींद खुलती है तो उसकी अपनी बच्ची का ख्याल आया। उसने जल्दी से नहाया धोया और नाश्ता किया। राधिका स्कूल जाने की बहाने तो निकल गई, लेकिन पीछे की रास्ते से बगीचे में पहुंच गई। झोपड़ी से उसने बैग निकाला और स्कूल चली गई। इस बार उस स्कूल में सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठी थी। टीचर कुछ पढ़ा रहे थे। बच्चों, आज हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में जानेंगे। तभी अचानक राधिका का बच्चा धीरे धीरे रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज ये कहाँ से आ रही है? मैम, हमारे स्कूल के पीछे कविता आंटी को बच्चा हुआ है, शायद उन्हीं का बच्चा रो रहा होगा। टीचर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से पढ़ाने लगी। राधिका चुपके से अपने बैग से बच्चे को निकाली और दूध पिलाने लगी। तब जाकर बच्चा शांत हुआ। ये सब राधिका का रोज का काम हो गया था। जब तक वो घर में रहती तो बार बार बगीचे में अपने बच्चे से मिलने जाती और स्कूल जाती तो उसे पीछे वाले बेंच पर बैठकर उसके साथ खेलती रहती और दूध पिलाती रहती। एक रोज जब वो क्लास में जब बच्ची को दूध पिला रही थी तो तभी अचानक बच्ची रोने लगी। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। तो राधिका, दिखा दो ना अपना टिफिन। पिकनिक वाले दिन ये सबको खाना खिलाई थी मैम। इसका टिफिन चेक कीजिए, मस्त खाना होगा इसमें। टीचर ने जबरदस्ती उसका बैग छीन लिया। जैसे ही टीचर ने बैग खोला, उसमें नवजात बच्ची थी, जोर जोर से रोने लगी। देखकर पूरी क्लास हैरान रह गई। ये सब देखकर टीचर की आंखें फटी की फटी रह गई। तो अब समझ में आया कि बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आई थी। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाती हूँ। थोड़ी देर के बाद टीचर ने राधिका के पेरेंट्स और उसके भैया भाभी को बुला लिया। बच्ची को देखकर राधिका का परिवार हैरान रह गए। मुझे कभी कभी शक तो होता था। अचानक रात में बच्चे की रोने की आवाज आने लगती थी तो राधिका का चेहरे का हाव भाव बदल जाते थे। अब जल्दी बता राधिका, अब जल्दी बता दे राधिका, किसका पाप है यह? राधिका ने रोते रोते सारी कहानी बताई। अरे राधिका, जब कहानी बनानी ही थी तो ऐसी कहानी बनाती जो हम सब मान सकते थे। इस कहानी पर कौन ही भरोसा करेगा। मैं अपनी माँ की कसम खाकर बोलती हूँ, मैंने जो भी बताया वो बिल्कुल सच बताया। चाहे कुछ भी हो जाए, राधिका मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती। मुझे लगता है हम लोगों को उस पेड़ के नीचे जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ कोई सुराग मिल जाए। सब लोग उस पेड़ के पास पहुँच गए तो पेड़ अचानक बोल पड़ा।
पिछले जन्म में इस लड़की ने गौरैया के अंडे पर निशाना लगाया था, जिससे उसके बच्चे खत्म हो गए थे। तभी उस गौरैया ने इसे श्राप दे दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में तू फिर से यहाँ आएगी और इसी पेड़ के फल खाकर एक बच्ची को जन्म देगी, जिस वजह से तेरे घर वाले तुझे धक्के मार के भगा देंगे। तू भी मेरी तरह पूरी जिंदगी तड़पेगी। इसका मतलब राधिका सच कह रही थी। हे पेड़ देवता, अगर आज आप सच ना बोलते तो मेरी बेटी पूरी जिंदगी धक्के खाते रहती। उस दिन के बाद से राधिका और उसकी भाभी और उसकी माँ तीनों मिलकर उस बच्ची को पालने लगे।